हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास का आपका जो थर्ड चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। हमने हिटलर का उदय देखा कि उसने किस प्रकार से जो सेना में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उसके बाद उसने पार्टी का निर्माण किया, नाथसी पार्टी, जिसको साम्यवादी पार्टी के रूप में जाना गया। हम बात करते हैं लोकतंत्र का जो ध्वंस कैसे हुआ, लोकतंत्र को जो कैसे उखड़ा गया और तानाशाही के रूप में हिटलर कैसे विराजमान हुआ, उसके विषय में हम बात करते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद बार संभालने का न्योता दिया और मंत्रिमंडल में से सबसे शक्तिशाली पद था जो चांसलर का पद है। तब तक नाथसी पार्टी रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्यों में जोड़ चुकी थी। जो नहीं चाहते थे परिवर्तन, उन लोगों को भी जोड़ चुकी है। यहाँ पे सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन को संरचना और स्थानों को भंग करने शुरू कर दिया था। लोकतांत्रिक जो शासन की संरचनाएं थी उनको समाप्त करना शुरू कर दिया और फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुई रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और भी आसान हो गया। जर्मन की संसद में एक अग्निकांड हो जाता है, जिसमें उसके बाद 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए जो निलंबित कर दिया गया, उसे कानून को बंद कर दिया गया, वो बातें हैं। वायुमंडल संविधान में अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके हिटलर को अपने कट्टर शत्रु उसके कम्युनिस्ट पर निशाना साधा हिटलर ने और ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन कैंप वो होते हैं जहाँ पे बिजली के तारों से लैस होते हैं, चारों तरफ बिजली के तार होते हैं। अगर भागने की कोशिश करते हैं तो वो उन करंट की चपेट में आ सकते हैं। वो आपके कैंप हैं। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया और लगभग 5 लाख की आबादी वाले डुससेल्डोर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को बची खुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट की थी। नाज़ियों की सिर्फ कम्युनिस्टों का सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन में कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का शिकार बनाया गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम नेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा जितने भी तानाशाही स्थापित कर दी गई थी, मतलब क्या तानाशाही स्थापित हो गई है 3 मार्च 1933 को। इस कानून को हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान किया गया। हिटलर को वह अध्यादेश के जरिए कानून चला सकता है यहाँ पे। और नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा देगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठन नहीं बनेंगे। अब वहाँ पे अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब हिटलर का नियंत्रण हो गया सेना पर भी, मीडिया पर भी, न्यायपालिका पर भी। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो या फिर एसएस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया और इन नवगठित दस्तों को वैसा असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार और आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हो जाती है यहाँ पे। और गेस्टापो के नियंत्रण घरों में किसी को भी बंदी किया जा सकता था और नए दस्ते किसी की भी यातना घरों में भेज सकते हैं। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था। तो हिटलर के शासन में ऐसा कुछ होने लगा और यह गिरफ्तार किया जा सकता है। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो पुलिस बलों को भी अधिकार प्राप्त हो गया था। पुनर्निर्माण की हिटलर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेवार अर्थशास्त्री हियलमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। ऐसी योजना बनाई गई। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पे 1933 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उससे चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करने वाली जर्मन बासी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। मतलब यहाँ दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। अब इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था और इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। और उसके बाद घरेलू विदेशी मोर्चों पर जल्दी मिली इस कामयाबी से ऐसा लगता है कि देश की नीयति अब पलटने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है यहाँ पे।
उसके बाद उसने लेकिन हिटलर यहाँ नहीं रुका। शख्स ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शख्स को उसके पद से हटा दिया गया। इस तरह की जो आश्वासन अगर उसने दिया तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना और वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना सोचा उसने। इसका लक्ष्य ध्यान में रखते हुए 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये सबसे उठ के बड़ी बोल रही है और उसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी ने इटली और जापान, और इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप में ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिठा दी गई यहाँ पे। और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने अपनी सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने में दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया तो जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, रूस पर हमला कर दिया, 41 में ब्रिटेन पर कर चुका है। और वह हिटलर की एक ऐतिहासिक बोल थी जो उसने रूस पर किया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसेना की बमबारी के चपेट में आ जाता है। ब्रिटिश वायुसेना जो बमबारी करने लग जाती है, और जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं मतलब रूस की सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी, मतलब उन्हें बुरी तरह हराई थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनवाद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते हुए जर्मन सिपाहियों को आखिर तक पीछा किया। अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी में समूचे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व कायम कर लिया। मतलब रूस का ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है यहाँ पे, जो जर्मनी ने जीते थे। अमेरिका इस युद्ध से नहीं शामिल होना चाहता था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक इस युद्ध से दूर नहीं रह सका। और पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, तो जापान की ताकत को अमेरिका ने ही